जय हिंद। आज हम आरपीएफ कांस्टेबल से संबंधित अपने इस सेशन में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे जो न सिर्फ आरपीएफ बल्कि अन्य भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभकारी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारा पहला टॉपिक है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी आईयूसीएन। आईयूसीएन 1963 से रेड डाटा बुक जारी करता है। आईयूसीएन के द्वारा धरती पर निवास करने वाले जीवधारियों, उनकी विलुप्ति, उनके संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में व जो सेफ जोन में है उनको कैसे संरक्षित रखा जाए, इनसे संबंधित एक बुक तैयार किया जाता है और उसके अंतर्गत अलग अलग श्रेणियों में जीवधारियों को रखा जाता है। आईयूसीएन, जिसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, इसके अनुसार किसी जाति को विलुप्त तब माना जाएगा जब वो अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्षों से नहीं देखी गई हो। ध्यान रखिएगा, 50 वर्षों से वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो। आईयूसीएन के द्वारा कुल 9 श्रेणियों में जीवों को रखा जाता है, जिसमें पहली श्रेणी है विलुप्त, दूसरी है वन विलुप्त, तीसरी है अति संकट, चौथी है संकटग्रस्त, पांचवी है असुरक्षित, छठी है संकट निकट, सातवां संकट मुक्त, आठवां आंकड़ों का प्रभाव और नौवां आंकड़े उपलब्ध नहीं। जिन भी जीवधारियों के बारे में आंकड़े नहीं मिल पाते उन्हें आंकड़े उपलब्ध नहीं के अंतर्गत रखा जाता है। आईयूसीएन के द्वारा मैमथ, डोडो, लाल तोता, ब्लू बग, गुलाबी सिर वाला बत्तख, इन सभी को विलुप्त स्तर पर रखा गया है, अर्थात ये धरती से विलुप्त हो चुके हैं। अब हम अपने अगले टॉपिक प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर बाघों को संरक्षित रखने के लिए शुरू की गई। इस योजना की शुरुआत 1973 में हुई। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का, असम में मानस, केरल में पेरियार, ये सभी बाघ को संरक्षित रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बाघ के अभयारण्य हैं। फिर से सुनिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का, असम में मानस और केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भारत के कुछ प्रमुख बाघ अभयारण्य हैं। हमारा अगला टॉपिक है राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग एवं नियुक्ति। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 315 के तहत किया जाता है, परंतु यदि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की पदमुक्ति की बात की जाए तो वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वहीं दूसरी ओर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हमारा अगला टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय व मुख्य न्यायाधीश और त्याग पत्र। सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी संबंधित प्रावधान हैं वो अनुच्छेद 124 के तहत हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं उनसे संबंधित गोपनीयता की शपथ जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में आयु सीमा को लेकर कोई बात नहीं की गई है, लेकिन उनकी अधिकतम सीमा जो है यानी कि अवकाश ग्रहण की जो सीमा है वो 65 वर्ष रखी गई है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र राष्ट्रपति को लिखकर दे सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। हमारा अब अगला टॉपिक है पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई जो कि 1956 तक चली। यह योजना हैरो-डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली जो पीसी महालनोबिस मॉडल पर बेसिस थी और इसमें उद्योगों को प्राथमिकता दी गई।
तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली, जिसके अंतर्गत हरित क्रांति की शुरुआत हुई। हरित क्रांति के जनक के रूप में एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। आपको बताते चले कि हरित क्रांति के द्वारा गेहूं के पैदावार में भारी वृद्धि दर्ज की गई थी। योजना अवकाश 1966 से 1969 का समय जो था, ये योजना अवकाश का समय था। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से 78 तक चली, इसके अंतर्गत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया और गरीबी उन्मूलन की बात रखी गई। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक चली। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 व राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 1993 में की गई। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 तक चली, जिसके अंतर्गत तीव्रतम एवं समावेशी विकास पर जोर दिया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक चली। इसके अंतर्गत तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास पर जोर दिया गया। इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि यदि प्रश्न बनता है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किन बातों पर जोर दिया गया, तो हमारा उत्तर होगा तीव्रतम एवं समावेशी विकास। वहीं दूसरी ओर यदि प्रश्न बनता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में किन बातों पर जोर दिया गया, तो हमारा उत्तर होगा तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। अब हम 2024 से 2025 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयरों के बारे में देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, शिगेरू इशिबा कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? जापान के। दूसरा प्रश्न है हमारा, अल नजा सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ है? ये हुआ है सल्लाह ओमान में, भारत और ओमान के बीच में। याद रखेंगे, शिगेरू इशिबा जापान के प्रधानमंत्री, अल नजा सैन्य अभ्यास भारत ओमान के बीच, सल्लाह ओमान में। तीसरा करंट अफेयर है, पहली बार विधानसभा में शून्यकाल की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में हुई है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के नए वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह। अगला हमारा प्रश्न है, हल्के फुल्के जो बुलेट प्रूफ जैकेट हैं, उनको बनाने के लिए डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली के अंदर साझेदारी हुई है। याद रखेंगे, डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली मिलकर क्या कर रही हैं? बुलेट प्रूफ जैकेट बनाएंगी। अगला प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजयपुरम रखा गया है। अगला प्रश्न, सुभद्रा योजना, इसकी शुरुआत ओडिशा में हुई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 गगन गिल को प्रदान किया गया। याद रखेंगे, साहित्य अकादमी अवार्ड हिंदी भाषा के लिए 2024 का गगन गिल को दिया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय तानसेन अवार्ड 2023 ये प्रदान किया गया है स्वप्न चौधरी को। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार केरल को मिला है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय तानसेन अवार्ड 2023 स्वप्न चौधरी और सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार केरल को प्रदान किया गया। हमारा अगला और आज का आखिरी प्रश्न है, यूएन संघाई वैश्विक स्थिरता पुरस्कार। यूएन संघाई वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जो है, ये भारत के शहर तिरुवनंतपुरम को प्रदान किया गया। तो आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दीजिए हमें इजाज़त। आज के लिए जय हिंद,